अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क तेजी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और तमाम सियासी जमातें तेजी से अपनी अपनी सफबंदियां कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून मरकज में एक ताकतवर हुकूमत कायम करने के लिए मुल्क की छोटी जमातों और इलेक्टेबल से राब्ते कर रही है। मियां नवाज शरीफ का हालिया दौरा क्वेटा भी इसी हिकमत अमली की एक कड़ी है। सूबा बलूचिस्तान में सियासी हवाओं का रुख एक बार फिर से बदल रहा है, जिसका अंदाजा हाल ही में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत से होता है। बलूचिस्तान में सियासी वफादारियों की तब्दीली को नया मामला नहीं, जहां सियासी जमातें भी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुकामी इलेक्टेबल्स पर ही निसार करती हैं। तहम बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने 2018 के इलेक्शन से कबल अचानक नमूदार होकर सूबे में नून लीग की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई और हुकूमत कायम की। साफ जाहिर है कि बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नजर बज़ाहिर नून लीग भी अब उस तल्ख माजी को भुलाने के लिए तैयार है। नून लीगी रहनुमा सरदार अय्याज सादिक बलूचिस्तान में पार्टी से बेवफाई करने वाले इलेक्टेबल्स को दोबारा पार्टी में शामिल करने के इकदाम का दिफा करते नजर आते हैं। बाज गैर तस्दीक शुदा जरा यह दावा कर रहे हैं कि बंद कमरों में बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का फार्मूला भी तय पा चुका है। मुमकिन तौर पर पहले सूबाई हुकूमत जाम कमाल संभालेंगे और फिर बाकी अरसा JUI फे को हुक्मरानी का मौका मिलेगा। यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके क्याम पर खुद नून लीग की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किए गए थे, उसकी अक्सरियत नवाज अली की जानिब रुख क्यों कर रही है, या नवाज शरीफ उसी पार्टी से हाथ क्यों मिला रहे हैं? नवाज शरीफ आज क्वेटा पहुंचे तो बलूचिस्तान की ज्यादातर मुकामी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की, जिनमें नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, बाप पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा भी शामिल थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि मियां साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि नवाज शरीफ अब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। बलूचिस्तान की इस ताज़ा सूरत हाल जो सियासी बन रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के रहनुमा सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब आपके वक्त का। कहाँ खड़ी है इस वक्त BNP मेंगल? बलूचिस्तान की बाकी जमातें तो अलाइंड हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब। देखें, आपने जिस तरह बताया कि बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो हैं एक भीड़ चाल की सूरत में बिलखुसूस बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में छोटी मोटी जमातें या कुछ सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं, उनको किसी तरीके से शामिल किया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन आपको देखना ये होगा कि आया इलेक्शन से कबल बलूचिस्तान में हमेशा इस तरह का जो तजुर्बे होते हैं वो हमेशा बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बड़ी बदशगुनी का बायस बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी अक्सरियत जो है या तो नाअहल है या फेक डिग्रियों में जो है ये तकरीबन ताहयात नाअहल हुए हैं। इनमें से 2-4 लोगों को छोड़कर मेजॉरिटी ऑफ देम इनकी अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ 2016-17 में इनको छोड़ गए थे। तो मुझे ये थोड़ी सी मायूसी इस बात पे हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद आए। उन्होंने 3-4 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल एक पॉलिसी अपनी बाउसूल पॉलिसी अपनाई कि वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है साफ़ और शफाफ होने चाहिए, ये जो भीड़ चाल है ये भीड़ चाल जो है भीड़ चाल ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर लेजिटिमेट कि जो भी जायज़ पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्टीज़ हैं, लोग हैं, उनको मौका दें आने के लिए। सेनेटर साहब, फिर ये जो बलूचिस्तान के सियासतदान और आप जो जो अवाम है वो अक्सर ये तनकीद करते हैं कि जी बड़ा पसमानदा सूबा है और पंजाब सारा कुछ खा गया और हमारे साथ ज्यादतियाँ महरूमियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आप फिर अपने सियासी किरदार को भी तो देखें ना। आप बलूचिस्तान के सियासतदान की किस तरह आप पैंतरे बदलते हैं, कैसे पार्टियां बदलते हैं, जिसकी हुकूमत गिराते हैं उसी के साथ बैठ जाते हैं जाके। ये बदकिस्मती बलूचिस्तान में 1973 और 77 के बाद आया, जब बलूचिस्तान की सारी लेजिटिमेट लीडरशिप को कैद कर दिया गया, बलूचिस्तान में ऑपरेशंस किए गए। उसके बाद से आज तक बलूचिस्तान के अंदर सियासत का जो पौधा है उसको तनावर होने के लिए, उसको पलदार होने के लिए, उसको मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ने की कभी भी इजाज़त नहीं दी गई। हर इलेक्शन से कबल इस तरह की भीड़ चाल होती है।
इलेक्टेबल सो कॉल्ड बनाए जाते हैं, सोशल फैब्रिक जो हमारा सोसाइटी का है उसको तबाह कर दिया गया है। सियासी लोग सियासी नहीं हैं, इनमें से अक्सर हैं, इनके सबके आप कैरियर उठा के देख लें, इनको सियासत का अलिफ बे नहीं आता, इनको ज़बरदस्ती इलेक्टेबल बनाया जाता है, बज़ोर ताकत और शमशीर इनको कामयाब करवाया जाता है। बलूचिस्तान इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा। बलूचिस्तान में बहुत लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडरशिप है जिन्होंने अभी भी तकलीफ और मुश्किलात के साथ बलूचिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ पीडीएम में साथ थे, हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब शहबाज शरीफ साहब की जो पीटीआई के खिलाफ जो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद था, उसमें सरदार अख्तर बेंगल साहब ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। हाँ। बहुत से लोग जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले से या मुस्लिम लीग के हवाले से खदशात थे उनके। हमने ये कहा कि इनकी एक प्रिंसिपल पॉलिसी है, ये लोग काफ़ी मुश्किलात के बाद तब्दीली लाना चाहते हैं और बलूचिस्तान के साथ जो ज़्यादती हैं उनको पता है। मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल के बाद आए हैं। बलूचिस्तान के हवाले से हमारी पहली जो सबसे ज़्यादा कंसर्न था, हमारी शिकायत थी कि सीपैक में जब उनके वक्त में शुरू हुआ, बलूचिस्तान को सीपैक से 1 रुपया नहीं मिला, 1 किलोमीटर सड़क नहीं मिली, बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर जो है वो बिजली की तारें नहीं बिछी गई, हमारे नौजवानों को रोज़गार की सहूलत नहीं दी गई। लिहाजा नवाज शरीफ साहब आते तो ये कहते कि आने वाले 5 साल के लिए इन पसमानदा इलाकों के लिए मेरा ये प्रोग्राम है, मेरी एक पॉलिसी है और मैं उन सियासी जमातों को सपोर्ट करूंगा जो बलूचिस्तान में हकीकी तरक्की के हवाले से कोई विजन रखते हैं, कोई मकसद रखते हैं। बलूचिस्तान में सरदार अख्तर बेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम है, डॉक्टर मालिक साहब हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, इसी तरह एएनपी के लोग हैं। मेरे ख्याल में बजाय कि इस तरह कुछ सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जिनको मुझे पता नहीं तो ये नवाज शरीफ ये साहब जो के साथ इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं सेनेटर साहब, ये हवाओं का रुख देखकर नून लीग में शामिल हो रहे हैं, यानी ये एस्टैब्लिश हो गया है कि मियां साहब ही वज़ीर आज़म है, नून लीग इक़्तिदार में आएगी, अब उस वजह से जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत प्लान्ड होता है। ये जो अच्छा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बलूचिस्तान में आप देख रहे होते हैं, ये एक सारे लोग एक साथ ऐसे अचानक से मिल नहीं जाते। ये अभी कुछ 2-3 महीने पहले बड़ी आवाज़ चली थी पीपल्स पार्टी के हवाले से। हम्म। तो इनको फ़ोन कॉल्स आते थे कि आप पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे जाके दस्तक दें। लोगों ने वहाँ पर पट्टू-शट्टू उनको डलवाए, वो चादरें डलवाई, आजकल जो रिवाज है उसके गलों में लोगों के पट्टे डालते हैं, वो डलवा दिए गए। अब उनमें से काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देके वो इधर शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग इस इंतज़ार में थे। देखें, ये बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का नौजवान है, जो बलूचिस्तान के संजीदा सियासी लोग हैं, जो बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ उसका बावकार एक रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, वो इसीलिए तो सियासत से और पार्लिमानी सियासत से बेजार हैं। हमें 1 साल, 1.5 साल सिर्फ हम अपोजिशन में रहे। इस दफ़ा भी हम 20 साल के बाद कामयाब हुए। मैं 5 साल हमने गुजारे। 5 साल में 3.5 साल जाम कमाल साहब रहे, जो जनरल फैज़ साहब का प्रोजेक्ट था बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह इमरान खान का प्रोजेक्ट था, इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर उनका प्रोजेक्ट था, वो उनको कामयाब करवाया। अगला प्रोजेक्ट फिर जनरल फैज़ साहब का जो है, बाजवा साहब के साथ लड़ाई हुई, फिर उन्होंने अपना वज़ीर आला तब्दील करवाया। हम तो वहाँ पर अपोजिशन में थे। जाम साहब की हुकूमत बहुत सख्त थी, बहुत ही ख़राब थी, इसलिए हमने कहा कि उसकी निस्बत है कुद्दूस बिज़ंजो साहब को ले आएंगे। तो वो कुद्दूस बिज़ंजो साहब आ गए। उसमें बलूचिस्तान के लोगों का कोई किरदार नहीं होता। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को जो तबाह कर दिया गया है, इस वजह से बलूचिस्तान का नौजवान तो पहाड़ों पे गया। इसी वजह से तो बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी है। इसी वजह से तो आप देख रहे हैं रोज़ जवान भी मारे। तो सेनेटर साहब, वो जो खत जो लिखा सरदार अख्तर बेंगल साहब ने, यानी आप इत्तेहादी भी बने पीडीएम की हुकूमत के, आपने हुकूमत भी बनाई शहबाज शरीफ की, फिर सरदार अख्तर बेंगल साहब अलहदा हुए, फिर खत लिखा बड़ा सख्त नवाज शरीफ साहब को कि हम तो आप पर एतमाद कर चुके थे, हमने समझा कि शायद हम एक तब्दील शुदा नवाज शरीफ के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही नवाज शरीफ है जो 90s का नवाज शरीफ है। फिर उसके बाद अभी चंद दिन पहले फिर एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। तो अब क्या बीएनपी मैंगल भी कहीं कल को जाके पावर शेयरिंग में आ सकती है, बैठ सकती है? देखिए, हमारा कोई रवैया हम अभी तक नहीं कहते कि मियां नवाज शरीफ साहब बुरे इंसान है या मुस्लिम लीग नून जो है गलत जमात है। मुस्लिम लीग में काफ़ी संजीदा लोग हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम पर्सनली। हमें ये है कि वो जो 5 साल में तकलीफ और मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, सिर्फ ये जो एक इंसेंटिव मिला है कि जी पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान बंद हो गया, इस इंसेंटिव की बुनियाद पर या इस सहूलत की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी जो वो प्रिंसिपल पॉलिसी है, उसका जो बावसूल उसने एक बयानिया जो वोट की इज्जत का, खुद मुख्तारी का, पार्लियामेंट की बालादस्ती का, इलेक्शन साफ और शफाफ करने का, इदारों की मुदाखलत ख़त्म करने का, ये जो उसकी प्रिंसिपल पॉलिसीज़ थी, हमें अफसोस ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में आकर भी इनको छोड़ देंगे और कुछ लोग पोर्टल में बैठ के मिल रहे हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के पाँव पे जो है कुलाड़ा मारा था आज से कोई 5-6 साल पहले, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब को इस उम्र में मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये फरमाएं, ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला सामने आ रहा है,
ये उसी तरह का पावर शेयरिंग का फार्मूला है जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और सरदार सनाउल्लाह जहरी के दरमियान बना, फिर उनको भी निकाल के और कुदूस बसिंजो आ गए। तो अब ये वही पावर शेयरिंग उसी तरह के, पहले जाम कमाल को दे देते 2.5 साल, फिर 2.5 साल दे देंगे जेयूआई को। मेरे ख्याल में अभी तक पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं बना है। अब ये है कि काफ़ी इदारों की और लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से इन लोगों को धक्का दिया जाए कि आप यहाँ पे शामिल हो जाएं। इलेक्शन होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि यकीनन अगर ज़बरदस्ती की गई, साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, कुछ लोगों को सपोर्ट दिया गया, अगर वो कामयाब हो गए, तो ये बात मेरी आज आप नोट कर लें, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा, सबसे इलिजिटिमेट, जिसको जो कहते हैं जायजियत के हवाले से, लेजिटिमेसी के हवाले से, ये आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे इलिजिटिमेट इलेक्शन होगा। ये 2018 के इमरान खान वाले लड़ले से भी ज्यादा होगा, आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं। तो मियां साहब के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये जो दाग है धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अभी भी वक्त है, अभी पावर शेयरिंग की बात नहीं हुई, अभी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ इत्यादि थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में, शहबाज शरीफ को कौन प्राइम मिनिस्टर बनाता था, या मुस्लिम लीग कोई जो तादाद कम थी पीटीआई के खिलाफ, अगर वो जो अदम एतमाद की तहरीक हुई उसमें ये लोग शामिल ना होते तो फिर कौन ले आता। यही जाम कमाल पीटीआई का आमी था, आखिरी दिन तक वजीर आला रहे, इमरान खान के नीचे वजीर आला रहे, दिन तक जब इमरान खान जो है वो सौदे से हटाया नहीं गया था, ये सारे इमरान खान के साथ थे। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ, मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी जाए, मुझे दो पार्टियों पे बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को भी ये रवैश अपनी तब्दील करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी अपनी ये रवैश तब्दील करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ये वक्त है, ये अब तजुर्बे का वक्त नहीं है कि जी लिहाजा इमरान खान के से जान छुड़ाने के लिए कोई फायदा हमें छोटा सा किसी ने दिया है, वो हमसे जो भी हुक्म करें हम उसकी फरमाइश पूरी करें। आखिर में सेनेटर साहब, आखिर में फरमाइएगा कि अब जारी बात है इलेक्शन को देख के पॉलिटिकल अलाइनमेंट होना शुरू हो गई है, नवाज शरीफ साहब की अपनी, बाकी जमातें अपनी, तो अब पीपल्स पार्टी अगर आती है बलूचिस्तान में तो वो क्या अलाइनमेंट कर सकती है, पीटीआई अगर आती है तो वो क्या अलाइनमेंट कर सकती है, और आप अपनी आज़ाद हैसियत में यानी अपनी पार्टी की हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहेंगे बीएनपी बेंगल, या आप भी किसी के साथ जाना चाहेंगे? बीएनपी ने हमेशा तकरीबन आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। हमारा सबसे क्लोज इत्यादि जो है वो करीबी हमारे बन सकते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम है, वो नेशनल पार्टी है जो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की है, ऑर्गेनिक बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, महमूद खान साहब की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, एएनपी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है। मुझे लग ये रहा है, लेट बी वेरी ओपन टू यू, इसका बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा ये मियाँ साहब के हवाले से। उन्होंने जो तो बलूचिस्तान के अंदर जो बाकी सियासी जमातें हैं, मेरे ख्याल में अगर वो सब मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को एक सीट भी नहीं मिल सकती। ये हमारी बख्ती है कि अगर हम बलूचिस्तान के जो ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर हम ये हकीकत को समझें, अपना वज़न अपना बरकरार रखें और बजाय कि ये भीड़ चाल में किसी का हिस्सा बने, बलूचिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हमने इससे पहले भी देखें, पीपल्स पार्टी की भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, मुस्लिम लीग नून के भी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है बलूचिस्तान में, मुंतशिर सी कोई उनकी वोट बैंक होगी, वी हैव वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेंसिटिविटीज़ हैं, बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान की जो तकलीफ है, बलूचिस्तान के जो नौजवान के ख्वाहिशात हैं, अगर वो बलूचिस्तान की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज वो सारे मिल जाएं, जो बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने 100 साल 150 साल से जो है सियासत को तरवीज दी है, अखलाकियात को तरवीज दी है, तहजीब दी है, तो मेरे ख्याल में नताइज तब्दील भी हो सकते हैं। ये बहुत अहम आप ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब के ज़रिए से या उनके लिए हो सकती है, उसका सामना किया जा सकता है बलूचिस्तान की इंडिजिनस जो कौम परस्त जमातें हैं जो एक तवील अरसे से अपनी सियासत कर रही हैं, अगर वो अपना इत्तेहाद बना के इनके खिलाफ खड़ी हो जाएं तो शायद नवाज शरीफ साहब के लिए बलूचिस्तान में हुकूमत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सनाउल्लाह बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत अहम रिलीफ मिला है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुल्क में हर तरफ गहमा गहमी है। मुस्लिम लीग, इस्तेहकाम पार्टी और एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ भी यह दावा कर रही है कि वो इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ताहम साथ ही ये शिकवा भी कर रही है कि उनकी सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी है और पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने अब तक बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया। पीटीआई की कोर कमेटी के एलामिये में मुतालबा किया गया है कि अदालत उज़्मा तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में शिरकत के मौक़ों की फराहमी यकीनी बनाए।
दूसरी जानिब साइफर केस में 100 दिन से जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें एक दूसरे मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिस पर नैब की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मुकदमे में शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिससे अंदाजा होता है कि वो मजीद तवील अरसे तक अब जेल में रहने वाले हैं, चाहे उन्हें साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ही क्यों ना मिल जाए। अहम बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि यह ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादियों नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत को चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल से रोकते हुए तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में तलब कर लिया है। आज हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके बाद इस केस की समाअत अडयाला जेल में जज मोहम्मद बशीर करेंगे। तहरीक इंसाफ की बाकी मांदा क़यादत भी बिगड़ती नजर आ रही है। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत छोड़कर पार्टी को बिल्कुल ही खैर बात कह दिया है। दीगर कई अहम रहनुमाओं की तरह असद कैसर भी जेल में है। चुनाचे यहाँ यह सवाल उठता है कि इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ की क़यादत कौन संभालेगा। तहरीक इंसाफ का हाल और मुस्तकबिल गैर यकीनी से दो चार है, तो क्या यह जमात इस सूरत हाल से निकल पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा, कितना बड़ा रिलीफ हो सकता है आपके चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का खुफिया ट्रायल जो अडयाला जेल में चल रहा था उसको सस्पेंड कर दिया या स्टे दे दिया उस पर? यकीनन ट्रायल को रोक दिया है, यही हमारा तालबा भी था, और हम ये समझते हैं कि जो जेल ट्रायल है वो बुनियादी इंसानी हुकूक और आर्टिकल 10A जो हमारे आइन का हिस्सा है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये ट्रायल पहले तो ये ट्रायल ही बेबुनियाद है, ये इल्ज़ाम ही बेबुनियाद है, लेकिन अगर इस पर मुकदमा चलाना भी है तो कम से कम खुली अदालत में चलाया जाए, अवाम के सामने चलाया जाए, और बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीनन हमें रिलीफ दी है, हमें इस पर खुशी है, लेकिन अभी तो उन्होंने स्टे दिया है। इसका मतलब है कि आर्जी रिलीफ है, फिलहाल ट्रायल को तो रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जब बाकी चीजें वो देखेंगे, रिकॉर्ड मंगवाया गया है 16 नवंबर को, उस पर फिर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ट्रायल को मुकम्मल तौर पे जेल ट्रायल को खत्म करके इसको खुली समाअत का हुक्म देगी। बैरिस्टर साहब, अभी अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश करना है, जिस नोटिफिकेशन के जरिए से ये अदालत कायम की गई थी। तो अगर अदालत वो देखने के बाद नोटिफिकेशन और मुतमईन हो जाती है तो ये तो रिज्यूम हो जाएगा फिर सीक्रेट ट्रायल। देखें, बात यह है कि जब किसी भी इंसान के बुनियादी कानूनी हुकूक का मामला हो तो उसमें काबीना या किसी और बॉडी का फैसला वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी होता है। यानी उसमें ये लाजमी है कि अगर उस ऑर्डर से एक पार्टी मुतमईन ना हो, जिसमें इस केस में मुल्जिम मुतमईन नहीं है, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो अदालत में इस वफाकी काबीना के इस ऑर्डर को, नोटिफिकेशन को चैलेंज करे, क्योंकि हर सूरत वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जितने भी हैं ये सब सब्जेक्ट होते हैं जुडिशियल स्क्रूटनी पे। तो आज यही हुआ है कि काबीना ही का जो भी फैसला था, जिसके तहत पहले नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री ने किया, फिर काबीना ने उसकी अप्रूवल दी, और ये सब कुछ जो है जेल में शुरू हुआ। तो हम तो ये हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला है। इसलिए हम समझते हैं कि इसको अगर ओपन कोर्ट में किया जाए तो ना ट्रायल करने वालों के हुकूक मुतासिर होंगे और ना जिसका ट्रायल हो रहा है उसके हुकूक मुतासिर होंगे, और अवाम जो भी फैसला आएगा कम से कम ट्रांसपेरेंट अंदाज में वो ट्रायल हुआ होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारा मौक़िफ़ जो है उसको एक्सेप्ट करेगी और वफाकी काबीना का जो नोटिफिकेशन है इसको वॉइड करार दे देगी, उसको खत्म कर देगी। सही। गजनफर अली साहब, क्या अमर मजबूरी है ऐसा? आज अदालत ने भी सवाल किया कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात हैं, क्यों इस ट्रायल को इस तरह खुफिया रख के करना ज़रूरी है? आपकी नज़र में क्या वजह है? अगर चेयरमैन पीटीआई या वाइस चेयरमैन के ऊपर गद्दारी, बगावत, दहशत गर्दी या साजिश जैसे कोई भी संगीन इल्ज़ाम है
तो ये ट्रायल तो अगर ओपन हो तो इसका ज़्यादा फायदा होगा, ताकि लोगों को इबरत मिल सकेगी, मीडिया रिपोर्ट करेगा इंडिपेंडेंटली और एक खौफ पैदा होगा, जो डिटेरेंस जो कानून का मकसद है। खुफिया ट्रायल करने की क्या वजह है? अब ये तो आपने देखा कि जो बेसिस बनाए गए हैं वो बेसिस बनाए गए हैं सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी जो इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के काबीना का जो इजलास है या काबीना का जो डिक्लेरेशन है या काबीना का जो नैरेटिव है या काबीना ने लेटर इशू किया, उन्होंने उसके गिर्द रिवॉल्व किया। अब यहाँ पे एक सवाल फिर और उठ जाता है, और वो सवाल ये है कि जी अगर जान को ख़तरा है या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को कवर करना, उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को कंट्रोल करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। और हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जैसे आपने कहा और बैरिस्टर साहब ने पहले कहा कि जी आप एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखें। अब ट्रांसपेरेंट से क्या होता है? लोगों का हुकूमत में इत्माद बढ़ता है। जैसे अभी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की प्रोसीडिंग लोगों ने देखी तो उनकी नॉलेज भी हुई और लोगों का अदालत पे इत्माद भी बढ़ा कि ये जो काम करेंगे वो चूंकि लोगों को डायरेक्ट। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिक्योरिटी वाला एंगल है, नवाज शरीफ आज क्वेटा पहुंचे हुए हैं, मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जलसा किया, बिलावल साहब ने कल मिट्टी में जलसा किया, बिलावल साहब के आगे जलसे शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान में हर सियासी नामवर शख्सियत मुकम्मल तौर पे अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज कर रही, किसी की जान को ऐसा खतरा नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन, इतना खतरा है कि किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं पेश किया जा सकता? मेरी नज़र में तो पेश किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि देखिए ना, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं एक सेकंड को कि सिक्योरिटी को खतरा है, लेट्स एक्सेप्ट, चलो मान लेते हैं, तो उस सिक्योरिटी के खतरे को नलिफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो आपकी पुलिस की और रिलेटेड अदारों की जिम्मेदारी है ना। तो अगर आप उनको ख़त्म करके, उनको कंट्रोल करके और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक चीज़ को करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ का जिक्र किया, आपने बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, तो यहाँ पे तो फिर एक डिफरेंशियल किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो नज़र आएगा। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासर होती है। और क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है और केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तो अपने इमेज का और अपनी क्रेडिबिलिटी का और अपनी ट्रांसपेरेंसी का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में या जब वो गवर्नमेंट, उनके ऊपर ऐसा कोई चीज़ ना आए कि जिसको वो कहे कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये तो न्यूट्रल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कल किए जाए, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो न्यूट्रल थी नहीं भाई। उसकी तो ये होना चाहिए कि हर शख्स जो है पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, हर पार्टी यही बात कर रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी कल पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी और आपने देखा बिलावल भुट्टो ने कल जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा ये PML नहीं है, ये महंगाई लीक है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के हिसाब से जो, तो बात यह है कि ये चीज़ें इलेक्शन से पहले अगर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो अब मेरी नज़र में पूरी जो सिस्टम है या जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, या आप जब इलेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो उसके लिए आपने जो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की वो सारी फिर डाउटफुल हो जाती है। अच्छा, मैं वो इलेक्शन के बारे में भी एक दिलचस्प डेवलपमेंट एक सामने आ रही है PTI की तरफ से, उस पर मैं आगे बात करता हूँ। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस केस में अगर ट्रायल सस्पेंड भी हो जाए जेल में और अगर चेयरमैन को जमानत भी मिल जाती है साइफर केस में, इवन देन अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल, उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया नैब ने, तो अब अगले 2.5-3 माह तो इसी का फिजिकल रिमांड और फिर जुडिशियल रिमांड चलेगा, इतने में इलेक्शन आ जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजी ही यही है और प्रोग्राम ही यही है, इरादा भी यही है कि चेयरमैन PTI को जेल में रखा जाए और उनको कोशिश की जाए कि उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से, इंतखाबी मुहिम से जितना ज़्यादा आइसोलेट रखा जा सकता है, अलग रखा जा सकता है, वो किया जाए। और शायद इसके पीछे जो मंसूबा है या इसके पीछे जो नीयत है वो ये है कि शायद वो ये समझते हैं कि इस तरह करने से इमरान खान साहब का जो इंतखाबी मुहिम पे असर है और अवामी मकबूलियत जो है वो शायद कम हो जाए और कम वोट PTI को पड़े और मियाँ साहब जो हैं वो बगैर मुकाबले के मैदान में आके इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाएं। बेसिकली तो ये सारा डिज़ाइन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इवन अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है उसमें भी अगर मेरिट पे देखा जाए तो मैं तो खैर चूंकि बायस्ड व्यू दे रहा हूँ, जाहिर है मैं आपको PTI व्यू दूंगा, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल वकील से भी बात करें तो इन तीनों केसेस का, तोशाखाना केस, साइफर केस और ये अलकादिर ट्रस्ट, इसमें एविडेंस ही एज सच जो है वो नहीं है जो इमरान खान साहब को डायरेक्टली इस जुर्म के साथ लिंक करे।
मेरिट पर ये केस नहीं बनते, लेकिन चूंकि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर इस तरह का है, मुकदमात का प्रोसीजर ये है कि एक बार आप गिरफ्तार हो गए और आप जेल चले गए और मुकदमा शुरू हो गया, तो फिर तारीखें ही जो है वो 15-15 दिन बाद की मिलती हैं और उसमें यकीनन टाइम गुजरता है। तो बुनियादी तौर पर अमीर अब्बास साहब, जो मुकदमात हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद हुसूल जो है या मकसद जो है, हदफ जो है, वो ये नहीं है कि इन मुकदमात में अगर कोई जराइम हुए हैं तो उन जो है वो उसमें इंसाफ दिलाया जाए और हकीकी मुलजिम को या मुजरिम को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। असल हदफ जो हैं वो सियासी हैं, असल अहदाफ जो हैं वो मकासद सियासी हैं, इसलिए इन मुकदमात को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम के बावजूद हम इस चीज को समझते हैं कि इलेक्शन आने के बाद या इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जाएंगे, खान साहब पर और भी केस बनते जाएंगे। अच्छा, ये भी खबर आई है बैरिस्टर साहब, ये भी खबर आई है कि जो लोग आप पे गिरफ्तार हैं, जैसे यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज सीमा हैं, इन सब लोगों ने शायद अदालतों से दरख्वास्त कर दी है कि हमें जेल से ही इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। तो ये लड़ सकेंगे इलेक्शन पर? जी बिल्कुल, हमारे कानून में इस बात की बिल्कुल गुंजाइश है कि मुल्जिम जो है, जो चाहे उसका केस अंडर ट्रायल हो, जेल में हो या आज़ाद हो, जमानत पे हो, वो बिल्कुल इलेक्शन में उम्मीदवार हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है और इंतखाबी मुहिम भी वो उसकी जेल से ही चलाई जा सकती है। मतलब ये सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है और यही हमारा इरादा भी है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा और नॉमिनेशन पेपर्स के लिए दरखास्तें जो हैं वो वसूल करनी का प्रोसेस शुरू होगा, तो इंशाल्लाह पीटीआई के ये रहनुमा जो जेलों में जिनको टिकट मिलेगा वो बिल्कुल अपना टिकट के हुसूल के बाद जो है वो नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प सिनेरियो होगा फिर इलेक्शन में। कम से कम हमने तो पिछले 4 इलेक्शंस या 5 इलेक्शंस जो गुजरे हैं, अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार या रूपोश हैं, लेकिन वो उम्मीदवार भी और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे होंगे। या एक जैसे बैरिस्टर साहब ने रूल की तरफ इशारा किया, तो अगर रूल ये है तो फिर तो कोई कदर नहीं है, लेकिन ये क्या श्योरिटी है कि इलेक्शन तक पहुंचने तक जो लोग अंडर ट्रायल है उनकी सज़ा नहीं होगी। हो सकता है उनमें से बहुत सारों को सज़ा मिल जाए या जब ट्रायल जो है उसको एक्सपीडाइट कर दिया जाए, तो फिर तो अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है ये है कि उनकी फैमिली का कोई शख्स या उनसे कोई और इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन बात इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो है ना, सिस्टम में मेरी नज़र में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्शन के डे की बजाय, वो है इलेक्शन से पहले का प्री इलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी नून लीग अपने बेस पे इलेक्शन लड़े, नून लीग अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़े। अब क्या मतलब है उनका, इससे वो क्या अख्स करते हैं, या जो लोग सुन रहे हैं वो क्या अख्स करेंगे, और क्यों नवाज शरीफ के गिर्द जो सिस्टम क्यों रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मेरी ख्याल में, मेरी नज़र में इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी रिलेशनशिप जो बन रही है मुख्तलिफ चीज़ों से, वो रिलेशनशिप जो है वो आपको एक फ्री प्रोसेस की तरफ लेके नहीं जा रही है। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा आखिर में कि अगर आप चाहे जेल में बैठ के आप इलेक्शन लड़ें, आप रूपोशी की हालत में इलेक्शन लड़ें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पेपर्स डिस्क्वालीफाई करवा दिए जाएं आरओस के जरिए से, आपके पोलिंग एजेंट्स न बाहर आ पाएं, आप कैंपेन न कर पाएं, यानी बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट हो आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स का, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, मैं जो आपने बात की है, ये वो खदशात हैं जो बिल्कुल हमारे सामने हैं और हम इन चीज़ों पर सोच रहे हैं, क्योंकि माजी में भी किसी कैंडिडेट को अगर आउट कराना होता था तो यही तरीक़ाकार किया जाता था, अगवा कर लिए जाते थे या उनके जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया या गायब कर दिया जाता था। ये सब कुछ होगा। इसी के तोड़ के लिए पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसमें ये तमाम कंपोनेंट्स और इन तमाम खदशात को मद्देनजर रख के मुख्तलिफ हमने तरीक़ाकार सोचा हुआ है और इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, देखिए, अगर तो ये सब कुछ होता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है और इलेक्शन को इस अंदाज में कंडक्ट किया जाता है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि उस इलेक्शन की ना तो आवाम के सामने कोई क्रेडिबिलिटी होगी, ना ही जो है बैनुल अक़वामी तौर पर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। यही इस तो इससे वक्त बेहतर है कि असल फिर ये सवाल है, इस वक्त यही असल सवाल है इस अरबों मुल्क में कि करने की इलेक्शन बजाय करवा देना तो कोई जी, शायद बड़ी बात नहीं होगी। इलेक्शन को तस्लीम करें पाकिस्तान के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस इलेक्शन को तस्लीम करें। अगर इलेक्शन करवा के उस पर अरबों रुपए झोंक के उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को कोई तस्लीम करने को तैयार ना हो, तो फिर इस
ड्रिल का या इस इलेक्शन मश्क का क्या फ़ायदा रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आजकल मसनूई ज़हारत के जरिए काम करने वाली AI पिन नामी एक छोटी सी डिवाइस ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। आवाज के जरिए हिदायत पर अमल करके बड़े बड़े काम अंजाम देने वाली इस जदीद AI पिन के बारे में कहा जा रहा है कि यह मोबाइल फोन के खात्मे का सबब और कई आलात का मुतबादिल होगी। नुमाया बात यह है कि इस शानदार डिवाइस की ईजाद का सेहरा एक बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी इमरान चौधरी के सर है। हैरान कर देने वाली इस छोटी सी डिवाइस के बारे में तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस नुक्ते की वजाहत कर दें कि कौमों के लिए साइंस की दुनिया में उठाया एक छोटा सा कदम किस तरह उनकी तरक्की में एक लंबी छलांग साबित हो सकता है। और जो कौमें साइंस और इजादात से बेबहरा रहती हैं, उनका मुकद्दर गुर्बत, खलफशार और गुलामी के सिवा कुछ नहीं होता। जब अंग्रेज बर्रे सगीर में दाखिल हुए तो उनके पास उस जमाने के जदीद आलात और सामान हर्ब था, जबकि हिंदुस्तान के हुक्मरान उससे बिल्कुल नावाकिफ थे। नतीजा यह हुआ कि चंद हजार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को न सिर्फ अपना गुलाम बनाया, बल्कि इस खित्ते पर 450 खरब डॉलर्स का डाका मारा। दूसरी जानिब जंग अजीम के बाद जब दुनिया तब्दील हुई और जोग्राफियाई तसल्लुत के बजाय मुआशी ताकत अहमियत इख्तियार कर गई, तो बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक का असर रसूख कम होने के बजाय मजीद बढ़ता गया, क्योंकि उन ममालिक में साइंस, टेक्नोलॉजी और इजादात का तसलसल था जिसने उन मुल्कों को मजीद ताकत बख्शी। आज भी यही मगरबी ममालिक दुनिया भर के दूसरे मुल्कों की पॉलिसियों पर हावी है। आइए अब आपको इस जदीद ईजाद AI पिन के बारे में बताते हैं। ह्यूमेन नामी एक कंपनी ने मसनूई ज़हानत पर मबनी एक मुनफरिद डिवाइस तैयार की है जिसका वजन सिर्फ 34 ग्राम है। AI पिन में स्मार्टफोन के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। आप इस डिवाइस को हुक्म दें तो यह फोन कॉल मिलाती है। वॉइस के जरिए ही आप दूसरों को मैसेज भेज सकते हैं। मौसम का हाल जानने समेत दुनिया भर की कोई भी मालूमात आप इस डिवाइस से हासिल कर सकते हैं। डिवाइस में एक जदीद कैमरा नस्ब है, जबकि एक लेजर डिस्प्ले भी मौजूद है जो आपके हाथ की हथेली को मिनी स्क्रीन में तब्दील कर देता है। इस जादुई डिवाइस के मुजिद इमरान चौधरी हैं, जो एक बरतानवी नैयाद अमरीकी टेक डिजाइनर हैं। इमरान चौधरी मशहूर जमाना एप्पल कंपनी में मैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और होम पॉड समेत दीगर मसनूआत के डिजाइनर रह चुके हैं। याद रहे कि बेहतर मुस्तकबिल, मवाकों और अच्छे रोजगार के हुसूल के लिए गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान से मगरबी ममालिक जाने और वहां मुस्तकिल सकूनत रिहाइश इख्तियार करने का रुझान चला रहा है। वो शानदार जहन और कीमती हुनरमंद हाथ जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की की मराज पर पहुंचाना था, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर इस धरती को छोड़ गए और उनकी नस्लें दुनिया के दूसरे ममालिक की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही हैं। 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक 92,000 आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन और अकाउंटेंट शामिल थे, वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ गए। यहां सवाल यह है कि पाकिस्तान जो हर लिहाज से जरखेज है, वो अपने शहरियों को वो साजगार माहौल देने में नाकाम क्यों है जिसमें किसी भी कौम की तरक्की का पौधा नमू पाता है। जाहिर है ये काम तो हुक्मरान तबके का था, लेकिन हमारे रिवायती सियासतदान दौरे हाजिर के तकाजों से नाबल्द हैं। लिहाजा जब तक तालीम याफ्ता और नए तकाजों से हमांग नौजवान सियासत में आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर नहीं संभालेंगे, तब तक हम बतौर कौम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।